हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि सोल्युबिलिटी क्या होता है और सोल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हेनरी लॉ क्या होता है, कहाँ से ओरिजिन हुआ था, इसका यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है। आज के चैप्टर में हम ये सीखेंगे। हेनरी लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इस पूरे चैप्टर के अंदर। जो चैप्टर हमारा सेकंड चल रहा है, इसमें हेनरी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज का टॉपिक बड़े ध्यान से देखना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सोल्युबिलिटी से। तो सोल्युबिलिटी क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस, पहली बात तो सोल्युबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की होती है, और वो सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट ही क्या कहलाता है? सोल्युबिलिटी कहलाता है। जब वो पूरा डिजोल्व हो जाता है किसके अंदर? स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर और स्पेसिफाइड टेम्परेचर के अंदर। अब इसको एक एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर क्या है मेरे पास? मान लेते हैं 500 ml क्या है? वाटर है, और जो टेम्परेचर है रूम का वो है 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसके अंदर मैं कुछ भी सॉलिड ऐड करना चाहूँ, यानी कि सोल्यूट अगर मैं ऐड करना चाहूँ, चाहे वो सॉलिड हो चाहे गैस हो, तो जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो मुझे ये ध्यान रखना है कि इसका अमाउंट क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक, यानी कि 500 ml ही होना चाहिए। मैं घटा नहीं सकता या बढ़ा नहीं सकता। और ये टेम्परेचर भी क्या है मेरा? फिक्स कर दिया मैंने 25 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा हूँ। उस केस में जितना भी अमाउंट इस सोल्यूट का इसके अंदर डिजोल्व होगा वही क्या कहलाएगा? इसका सोल्युबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो सोल्युबिलिटी होता है किस पे डिपेंड करेगा? एक तो सबसे पहले सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर, और दूसरा टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। ये हम जानते हैं कि जैसे हम टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी पे कुछ ना कुछ फ़र्क तो ज़रूर आएगा, या तो वो घटेगी या बढ़ेगी। हम यही देखना है। अब यही सीखेंगे कि कैसे टेम्परेचर या प्रेशर का इफेक्ट होता है सोल्युबिलिटी के ऊपर। अब ये हम कैसे जानेंगे? ये हम जानेंगे दो एग्जाम्पल को लेके। हम कह सकते हैं दो सिस्टम हम लेके चलेंगे। पहला सिस्टम होगा, हम सॉलिड को किस में अंदर डिजोल्व करेंगे? लिक्विड के अंदर। दूसरे केस में गैस को डिजोल्व करेंगे लिक्विड के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सारे के सारे सॉलिड किसी भी गिवन लिक्विड में डिजोल्व नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है? वाटर है, और वाटर के अंदर अगर मैं सोडियम क्लोराइड ऐड करूँगा NaCl, तो ये आसानी से डिजोल्व हो जाएगा। बट अगर इसमें मैं एंथ्रासिन ऐड कर रहा हूँ तो एंथ्रासिन इस वाटर के अंदर ऐड नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ, अगर ये इसका जो नेचर है ये क्या है? पोलर है, तो ये भी क्या होना चाहिए? पोलर होना चाहिए। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये हुआ हमारे जितने भी सोल्यूट होंगे या सोलवेंट होंगे उनका सेम नेचर होना ज़रूरी है। जैसे सोल्यूट अगर पोलर है तो सोलवेंट भी कैसा होना चाहिए? पोलर। और अगर सोल्यूट नॉन पोलर है तो सोलवेंट कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर। इसका मतलब दोनों का इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कैसे होना चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी वो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो सकते हैं। और इसी को हम कहते हैं लाइक डिजोल्व्स लाइक। ठीक है, अब हम जैसे कि सॉलिड को डिजोल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, तो यहाँ पे दो प्रोसेसेस आते हैं, उनको हमें सीखना है। तो पहला प्रोसेस होता है डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन का मतलब होता है घुलना। जब भी सॉलिड सोल्यूट ऐड करते हैं हम सॉल्वेंट के अंदर, तो वो सॉलिड सोल्यूट क्या हो जाएगा? डिजोल्व होना शुरू हो जाता है, और उसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिजोल्यूशन। मान लीजिए मेरे पास ये क्या है? कंटेनर। इस कंटेनर में क्या है? मेरे पास एक लिक्विड है, अगर लेट से वाटर है, तो अब इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ? सोल्यूट ऐड कर रहा हूँ, सॉलिड सोल्यूट। अब मैं मान लीजिए सबसे पहला जो पार्टिकल था वो इसके अंदर डिजोल्व हो गया, दूसरा पार्टिकल ये भी डिजोल्व हो जाएगा, तीसरा पार्टिकल भी डिजोल्व हो जाएगा। जब पहला पार्टिकल इसके अंदर डिजोल्व हुआ, उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन कुछ हो जाती है, मान लेट से x हो जाती है। जैसे ही सेकेंड पार्टिकल इसमें अंदर डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा तो ये x ना रह के क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसकी सॉलिड सोल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। अब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? जब हमारे पास ये मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व हो चुका है, सोल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है? डिजोल्व हो चुका है, बट अगर हम फिर ऐड करते जा रहे हैं तो क्या होगा? जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट जो सोल्यूट है ना, वो सॉलिड सोल्यूट के साथ क्या होते हैं? कोलाइड होते हैं, और उनसे अलग हो जाते हैं, वो सेटल हो जाते हैं नीचे। ठीक है, अब वो सेपरेट आउट हो गए, यानी कि अलग हो गए हैं। एक किससे अलग हो गए? जो सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर उससे, जो एंटरिंग जो हमारे सोल्यूट पार्टिकल हैं उनसे।
ठीक है। अब ये कहाँ चले जाते हैं, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ नीचे बॉटम पे आ जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं सेपरेट आउट होना। तो जैसे ये सेपरेट आउट हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। इस पूरी प्रोसेस क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। अब एक ऐसी स्टेट ज़रूर आती है जहाँ पे ये दोनों के दोनों प्रोसेसेस यानी कि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाते हैं, बराबर, या फिर हम कह सकते हैं सेम रेट से होने लग जाते हैं। ठीक है, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे पास ये डिज़ोल्व हो रहे हैं यानी कि एंटर हो रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन से कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं क्रिस्टल की फॉर्म में, ये दोनों के रेट बराबर हो जाता है। ठीक है, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ, सोल्यूट और सोलवेंट मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन वापस से क्या बना रहा है, सोलवेंट प्लस सोल्यूट। ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं डबल हेडेड एरो। इसको हम इक्विलिब्रियम से भी हम जानते हैं, इक्विलिब्रियम सिंबल यूज़ करते हैं, हमें इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, डबल हेडेड एरोस। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों की जो कंसंट्रेशन हो जाती है सोल्यूट की, वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट, बशर्ते टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जब अगर हम फर्दर यानी कि फिर से अगर हम सोल्यूट को ऐड करना चाह रहे हैं इसके अंदर, तो डिज़ोल्व नहीं होता है। लेट्स से एग्जांपल के लिए समझते हैं, मेरे पास यहाँ पे वाटर है। ओके, अब यहाँ वाटर में क्या ऐड कर रहा हूँ, मैं शुगर ऐड कर रहा हूँ। तो शुगर ऐड, अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया का शुगर इस एक छोटे से बीकर के अंदर पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा, नहीं होगा। अब कुछ मैक्सिमम अमाउंट में तो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, कुछ अमाउंट तो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। जो भी मैक्सिमम अमाउंट इसका डिज़ोल्व हुआ है उसको तो हम क्या कह देंगे, सोल्युबिलिटी। अब फर्दर जो अमाउंट इसमें हम ऐड करना चाह रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, ऐड नहीं होगा। तो मैं उसी सॉल्यूशन की बात करूँगा जब फर्दर अगर मैं ऐड कर रहा हूँ सोल्यूट तो उसके अंदर ऐड ना हो, यानी कि इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में डिज़ोल्व हो चुका है। इसी सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन हुआ जिसमें अगर हम फर्दर सोल्यूट ऐड करेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, द सॉल्यूशन एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ये तो हो ही चुका कि उसका मैक्सिमम अमाउंट ही रहता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो सॉलिड का अमाउंट होता है, सोल्यूट का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स सोल्युबिलिटी। अब जो कंसंट्रेशन होता है सोल्यूट का वो क्या होगा, उसका मैक्सिमम अमाउंट, और मैक्सिमम अमाउंट को हम क्या कह देते थे, सोल्युबिलिटी। जो हमारी पहली आज के वीडियो लेक्चर की पहली लाइन थी उसी से हम ये बता रहे हैं। तो कंसंट्रेशन होगी उस सोल्यूट की, वही क्या हो जाएगी, उसकी सोल्युबिलिटी हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को घटाएं या बढ़ाएं तो उससे सोल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट लेते हैं। अब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट ली चटलेर प्रिंसिपल को क्या करेगी, फॉलो 100% करेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था 11th क्लास में कि जब भी हम कोई चीज़ इसके ऊपर ऐड करते हैं या निकालते हैं तो वो इक्विलिब्रियम ऐसी जगह शिफ्ट हो जाएगा जहाँ से इसको अपोजिशन हो, यानी कि जो हम ऐड कर रहे हैं तो उसको अपोज करने की क्या करेगा, इक्विलिब्रियम कोशिश करेगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं सॉलिड सोल्यूट और सोलवेंट को जब मिला रहा हूँ तो मान लीजिए मेरी प्रोसेस होती है एंडोथर्मिक, मतलब मेरी रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक, मतलब वो ठंडी हो जा रही है। मान लीजिए एक बीकर है, बीकर के अंदर मैं सोलवेंट लेता हूँ और सोल्यूट ऐड करता हूँ, तो ये बीकर अगर मैं टच करता हूँ तो ठंडा हो जाता है। इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब डेल्टा एच सोल्यूशन क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन क्या होती है, ग्रेटर देन 0। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर क्या हो रहा है, लोअर डाउन हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दूंगा इसके अपोजिट तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इससे क्या हो जाएगा, सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये कह सकता हूँ मैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और दूसरे केस में अगर मान लीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी, अगर मैं सोलवेंट लेता हूँ और सोल्यूट लेता हूँ, सोलवेंट को हम ऐसे लिख देते हैं सोलवेंट। ठीक है, ये इसके अंदर लिया मैंने, और फिर मैंने क्या लिया, सॉलिड लिया, सॉलिड सोल्यूट।
जब मैं ऐड करता हूँ तो मान लीजिए मैं टच करूँगा बीकर को तो वो हीट हो रहा है। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे तो हीट पहले से हो रहा है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो इक्विलिब्रियम है हमारा ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब मेरी जो सॉलिड सोल्यूट की सोलिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर इस केस को मैं अगर उल्टा कर दो यानी कि टेम्परेचर में ठंडा कर दो तो वो सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। तो जहाँ तक हमें पता है कि प्रेशर की बात हम जनरली किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, गैस के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अब हम बात किसी कर रहे हैं, सॉलिड सोल्यूट है हमारा और सोलवेंट कैसा है, लिक्विड। तो हमारे जो दो स्टेट हैं वो है, एक तो सॉलिड है और दूसरी क्या है, लिक्विड है। अब हमें ये पता है कि दोनों ही केस के अंदर यानी कि दोनों फेज के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट बहुत ही कम होता है। किसके कंपैरिजन में, गैस के कंपैरिजन में। गैस पे जितना इफेक्ट होता है प्रेशर का उतना सॉलिड और लिक्विड के ऊपर नहीं होता है। और हमारा जो केस है उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड सोल्यूट को किस में डिजोल्व कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर। अब यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट ही कम होता है तो सोलिबिलिटी पे भी इनका इफेक्ट यानी कि प्रेशर का घटाना या बढ़ाना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो दूसरा हमारा जो सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस चेक कर रहे हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, कि उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ाएं तो अब हम प्रेशर की बात करेंगे यहाँ पे। तो हम ये जानते हैं जैसे ही गैस के केस में अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सोलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए ये सिस्टम मैंने लिया, इस सिस्टम के अंदर ये जो लोअर फेज दिख रहा है, इस लोअर फेज में तो ये जो है वो हमारा सॉल्यूशन है, और ये जो ऊपर जो सिस्टम दिख रहा है ये क्या है, हमारा गैस है यहाँ पे। अब ये गैस और ये सॉल्यूशन आपस में कौन से हैं, इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। ये गैस फेज और ये सॉल्यूशन फेज आपस में कैसे हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में, हैविंग सम पिस्टन विद वेट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस गैस के प्रेशर को मैं इंक्रीज करना चाह रहा हूँ। तो ये गैस का जो प्रेशर वो इंक्रीज कैसे होगा, अब मैं इसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा वेट रख देता हूँ तो इससे क्या होगा, गैस कंप्रेस हो जाएगी यानी कि प्रेशर बढ़ जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है, जब मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब पिस्टन जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया तो यहाँ पे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे यानी कि डिजोल्व होने लग जाएंगे। अब यहाँ इस केस से इस केस में हम गए तो यहाँ पे सॉल्यूशन फेज में ज़्यादा गैस मोलिक्यूल्स आ गए यानी कि ज़्यादा गैस डिजोल्व हो रही है। अब ये कब हो रही है, जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो ये कैसे पता चला हमें, हमने ये देखा कि पर यूनिट एरिया लिया हमने, पर यूनिट एरिया में कितने गैस मोलिक्यूल थे और यहाँ पे भी पर यूनिट एरिया में कितने गैस मोलिक्यूल हैं। तो वैसी बात है, पर यूनिट एरिया हमारे पास गैसियस मोलिक्यूल इंक्रीज हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं सोलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। पहले यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट में यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम सेटअप था बिटवीन दिस एंड सॉल्यूशन फेज एंड वेपर फेज। अब यहाँ पे भी जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये इक्विलिब्रियम ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा जब अब हमें ये पता है कि ये जो गैस पार्टिकल हैं ये डिजोल्व होने लग जाएंगे यहाँ पे। अब ये जब तक डिजोल्व हो जाते हैं तब तक डिजोल्व होंगे जब तक एक नया इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो जाता है। ठीक है, अब ये जो एक्सपेरिमेंट था इसका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप यानी कि प्रेशर और सोलिबिलिटी के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया था सबसे पहले हेनरी ने, जिसको हम हेनरी लॉ से भी जानते हैं। अब हेनरी ने जो स्टेटमेंट दिया था वो क्या था, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और यू कैन से सॉल्यूशन। ठीक है, तो सोलिबिलिटी जो गैस की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, पार्शियल प्रेशर के। पार्शियल प्रेशर किसका, जो वेपर फेज में जितनी भी गैस प्रेजेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब डाल्टन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताते हैं आपको। डाल्टन साहब ने ये बताया था कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। यानी कि जो पार्शियल प्रेशर रहेगा गैस का वेपर फेज में, वेपर फेज मतलब ऊपर वाला फेज जो हमने डायग्राम में देखा था, तो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, यानी कि जो गैस रहती है उनके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, अब इनको हम मिला जुला के लिखें यानी कि हेनरी के स्टेटमेंट अगर हम बताएं
तो हेनरी का स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा कॉमनली, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन, जिसको हम पार्शियल प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं और मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं। एक्चुअली जो डाल्टन था उन साहब ने बताया था कि मोल फ्रैक्शन जिस गैस के हम लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर तो पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। क्या बताया, मोल फ्रैक्शन किसी भी गैस के सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के। तो ये जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो स्टेटमेंट है वो ये बन गई, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, अब हम पार्शियल प्रेशर को इंडिकेट कर रहे हैं पी से। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट यूज़ किया, दैट इज़ के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, जिसको हम इंडिकेट कर रहे हैं एक्स से। जो के एच है उसी को हम क्या कहते हैं, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, और ये हेनरी लॉ जो कांस्टेंट होते हैं फंक्शन होता है किसका, नेचर ऑफ द गैस का। हम कह सकते हैं जो हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द गैस पे। अब हम अगर ड्रा करते हैं ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर, इस एक्सिस पे मैं लेता हूँ पार्शियल प्रेशर और इस एक्सिस पे लेता हूँ मैं मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ से मुझे एक बात पता चलती है, ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। मैथमेटिक्स का यूज़ करते तो हमें पता है y इज इक्वल टू एम एक्स, अगर हो तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा, m जो मेरा के एच है अगर ये किसी चीज़ के लिए बढ़ेगा तो ये मोल फ्रैक्शन या फिर हम कहें पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, एक चीज़ डिक्रीज होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, सोल्युबिलिटी घटनी चाहिए। ठीक है, यानी कि हाइयर, यानी कि अब मैं रिजल्ट की बात करूँगा सीधा, अगर हाइयर वैल्यू होगी के एच की तो उसका मतलब क्या है, लोअर इज द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू रीजन दैट द एक्वाटिक स्पीसीज आर मोस्ट कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। क्योंकि जितना ज़्यादा गर्म मतलब कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा तो गैस उसमें कम डिज़ोल्व होती है, और अगर टेम्परेचर लो होता है, लो टेम्परेचर अगर होता है तो वहाँ पे क्या होता है, गैस जो होती है लिक्विड के अंदर डिजोल्व वो ज़्यादा डिजोल्व होती है। जैसा कि हम ये समझ सकते हैं इस रीज़न से कि जितने भी एक्वाटिक स्पीसीज होते हैं जैसे कि फ़िश हो गई हैं, व्हेल हो गई हैं, ये सारी की सारी ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं क्योंकि ठंडे पानी के अंदर जो डिजोल्ड ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर वो डिजोल्ड बहुत अच्छे अमाउंट में होती है। जबकि जब अगर हम गर्म पानी कर देते हैं यानी कि गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस केस में वो डिजोल्ड ज़्यादा नहीं होती, यानी कि अमाउंट नहीं ज़्यादा होता डिजोल्ड ऑक्सीजन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं सम एप्लीकेशन। कुछ एप्लीकेशन भी थी हेनरी लॉ की। सबसे पहले एप्लीकेशन थी टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2। अगर हमें कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोतल को सील करना पड़ेगा अंडर हाई प्रेशर। ये हमने सीख चुके हैं अभी भी कि प्रेशर को जैसे हम बढ़ाएंगे तो उसी के साथ साथ सोल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। दूसरा जो होता है वो होता है स्कूबा ड्राइवर हमेशा अपने साथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्ड गैसेस लेके चलते हैं सांस लेने के लिए। जो गोताखोर होते हैं जो समुद्र में गोता लगाते हैं वो हम अपने साथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्ड गैसेस ले जाते हैं, और वो भी हाई प्रेशर के ऊपर। उनमें एक ही गैस नहीं होती तो उसमें अलग अलग गैसेस होती है। जैसे कि सबसे पहले हीलियम की बात करें तो वो 11.7% होती है, नाइट्रोजन 56.2% होती है और ऑक्सीजन 32.1% होती है। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें हाइयर एल्टीट्यूड्स पे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, क्योंकि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो वैसे वैसे ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस। ठीक है, तो इससे होता क्या है, दिस लेड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज। उससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में और टिश्यूज में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये कम होने की वजह से क्या हो जाता है, एक डिजीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। एनोक्सिया होता है जिसके अंदर वीकनेस आती है और थिंकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको उस डिजीज को हम बोलते हैं एनोक्सिया। ये ज़्यादातर हाइयर एल्टीट्यूड पे हम जब जाते हैं तब हमारे साथ होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की जो बेस्ड है हेनरी लॉ के ऊपर। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इफ़ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर at 293 Kelvin temperature, how many millimoles of N2 gas dissolved in 1 liter of water?
assume that N2 exert a partial pressure of 0.987 bar and the Henry constant is given as 76.48 किलो बार at 293 केल्विन। इसमें सवाल में ये कहा गया है कि नाइट्रोजन को अगर हम बबल करें, यानी कि ये हमारे पास क्या है, एक बीकर है जिसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। अब हम इसमें नाइट्रोजन गैस को क्या कर रहे हैं, बबल कर रहे हैं, ठीक है। और टेम्परेचर कितना लिया हुआ है, 293 केल्विन, और ये लिक्विड का अमाउंट कितना है, 1 लीटर, और ये वाटर दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि कितने मिलीमोल्स इसमें लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये सवाल मान लीजिए ये आपको ध्यान ना रहे कि एस कहाँ से है, तो देखिए सबसे पहले ये देखिए कि हमारे पास हाँ ये सिस्टम कौन सा है, यानी कि हमारे पास एक लिक्विड दिया हुआ है और लिक्विड में हम क्या डिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, गैस डिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी ये दिमाग में आए लिक्विड इन गैस इन लिक्विड, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, हेनरी लॉ आना चाहिए, हेनरीज लॉ। क्योंकि हेनरी लॉ किस पे ओरिजिनेट होता है, जब हम गैस को डिजोल्व करते हैं किसके ऊपर, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, ठीक है। और हेनरी लॉ ने क्या बताया था, हेनरी ने बताया था P यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। एक्स क्या होता है हमारा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल्स के। तो यहाँ से हमें पूछा भी क्या गया था, हाउ मेनी मिलीमोल्स। तो मोल मिलीमोल्स कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाए तो हम मिलीमोल्स आसानी से आ सकते हैं। और इस प्रॉब्लम में हमें KH भी दिया हुआ है और पार्शियल प्रेशर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसका यूज़ करेंगे, द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय KH। यहाँ से हमारे पास पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁵। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि हमें मोल फ्रैक्शन मिला है ना कि मोल्स मिले हैं। तो अब हमें चाहिए मोल्स चाहिए, तो मोल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा जो भी सब्सटेंस है, जैसे हमारे पास वाटर है उसके मोल्स हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ था, अमाउंट दिया हुआ था 1 लीटर, और हमें पता है 1 लीटर वाटर के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट रहते हैं, 50.555। अगर ये नहीं पता है तो हम इसको कैसे निकालते, देखिए जो हमारे मोल्स होते हैं, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड में क्या होता है, मोलर मास। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, गिवन मास। अब मास का मतलब क्या हो गया हमारा, हम मास की जगह क्या ले सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, सेम बात है, क्योंकि डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास बाय वॉल्यूम के। अब वाटर की डेंसिटी हमें पता है 1 ग्राम ml होती है पर ml, इनटू में वॉल्यूम कितना दिया, 1 लीटर, और 1 लीटर को जगह हम क्या लिखेंगे, ये क्या हो गया, 1 ग्राम पर ml इंटू 1000 ml लिखेंगे, क्योंकि 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 ml, और डिवाइडेड मोलर मास कितना होता है, 18। अब यहाँ से मोलर मास की यूनिट क्या होता है, 18 ग्राम पर मोल। यहाँ से ml से ml कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ग्राम से ग्राम, और ये मोल इनवर्स ऊपर जाके क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा। जब हम 1000 को 18 से डिवाइड करते हैं तो कितना जाते हैं, 55.55 मोल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1 लीटर वाटर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं वाटर के, 55.55 मोल होते हैं, ठीक है। अब हमें पता है मोल फ्रैक्शन कैसे यूज़ करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन अगर हमें निकालना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ H2, यानी कि टोटल मोल्स। अब हमें पता है ये मोल फ्रैक्शन पता है 1.29 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन नहीं पता, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स में हमें क्या पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल 10⁻⁵ में, तो हम इस वाले पार्ट को नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे नेगलेक्ट कर दिए। पहले तो हमें पता लगा कि ये अमाउंट बहुत छोटा है, तो डिवाइड का जो पोर्शन है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी। अब जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 7.16 × 10⁻⁴। अब देखिए 50.55 में अगर मैं ये ऐड भी करता तो ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आती, ठीक है, 50.555 ही रहती समथिंग, इसीलिए हम इसको डिनोमिनेटर में से नेगलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आए 7.16 × 10⁻⁴ मोल। हमें सवाल में पूछा गया था मिलीमोल्स, तो हमें क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख देंगे 7.16 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻1। अभी 10⁻³ किस में कंज्यूम हो जाएगा, मिलीमोल्स में, और ये 10⁻⁻1 किस में कंज्यूम हो जाएगा, 0.7 बनाने में। तो हमारे पास मिलीमोल्स कितने आ जाएंगे, 0.716 मिलीमोल। थैंक यू।